नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। गर्वित दुधारू पशुओं की देखरेख का तरीका। औषधीय फसलों की खेती कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा, लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि पशुपालक गर्वित पशुओं की देखरेख भी सामान्य पशु की भांति ही करते हैं, जिससे गर्वित पशु और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। इसलिए आप गर्वित पशुओं की देखरेख और प्रबंधन किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं पशु चिकित्सा महाविद्यालय जिला रांची के पशु चिकित्सक डॉक्टर आलोक पांडे से। पशु रखते हैं, दुधारू पशु रखते हैं। दुधारू पशु में खास करके जो हम लोग गाय भैंस का जो है, अगर गाभिन होती है, दूध दे रही है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि 2 महीने पहले उसको दूध को सुखाना होता है। अगर दूध देने वाली गाय है तो उसके दूध को सुखाइए। तो आहार जो आप उसको देते हैं, उन दाना मिश्रण को थोड़ा थोड़ा करके कम कीजिए। धीरे धीरे करके जैसे ही दूध कम हो तो उसके बाद सूखा जाता है, तो वहाँ पर कोई भी जो जीवाणुनाशक घोल है दवा का, उसको वहाँ पर लगा देना है थन पे। और ये जरूर ध्यान रखना है कि हमारे जो गाय है वो जो हमने दाना मिश्रण जो कम किया था, फिर उसको धीरे धीरे पुनः स्थापित करना है, उसको ज़्यादा देना है। किसी भी जानवर को जो आप दाना मिश्रण देते हैं वो जीवन यापन के लिए जो है 1 किलो करीब करीब आप देते हैं, और इसके लिए अतिरिक्त आपको 1 से 1.5 किलो देने की आवश्यकता है गर्भवती गाय को। किसान भाइयों, गर्भित पशु को गर्भकाल के समय पूर्ण और संतुलित आहार देना चाहिए। गर्भित पशु को प्रतिदिन 25 से 30 किलो हरा चारा, सूखा चारा 5 से 6 किलो, खल्ली 1 किलो, खनिज मिश्रण 50 ग्राम, नमक 30 ग्राम और 45 से 60 लीटर स्वच्छ और ताजा पानी प्रतिदिन पीने के लिए अनिवार्य रूप से देना चाहिए। आहार की खुराक जो है उसमें हरे चारे की मात्रा बढ़ा देनी है, और हरा चारा में बहुत ज़्यादा दलीय दाना मत दीजिए। तो गर्भवती गाय को खाना में जो है कम से कम 1 से 1.5 किलो दाना मिश्रण बढ़ाना चाहिए। तो मिनरल मिक्सचर कम से कम 50 ग्राम रोज उसको मिलना जरूरी है, क्योंकि जो गाय का जो बच्चा जो अंदर जा रहा है उसके भी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, और उसके आहार में ये आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। धीरे धीरे जैसे जैसे नज़दीक समय आते जाता है बच्चा देने का, उस समय देख रेख एकदम कीजिए। खास करके अगर पॉसिबल हो तो आप अलग रखिए। अलग नहीं संभव है, सब गाय के साथ रखना है, तो इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि वैसी गाय के साथ नहीं रखा जाए जो कि गाय लड़ाई करती हो, जो कि उसको हार्म पहुंचा सकती हो। वैसी गाय के साथ कभी भी उसको नहीं रखें। और दूसरी चीज़, वैसी गाय के साथ नहीं रखना है जो किसी कारण से उसका गर्भपात हुआ हो। अगर गर्भपात किसी जानवर का हुआ है तो उसके नज़दीक में इस अपने गर्भवती गाय को नहीं जाने दीजिए, ये बहुत जरूरी चीज़ है। गर्भवत पशु के गर्भ का विकास 6 से 7 माह के दौरान तीव्र गति से होता है, इसलिए उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। गर्भवत पशु को चराने के लिए अधिक दूर तक नहीं ले जाना चाहिए और उबड़ खाबड़ रास्तों पर नहीं घुमाना चाहिए। उठने बैठने के लिए पर्याप्त स्थान देने की जरूरत होती है। पशु जहां बंधा हो उसके पीछे के हिस्से का फर्श आगे से कुछ ऊंचा उठा होना चाहिए। और दूसरी ये है कि जैसे जैसे प्रसव का समय नज़दीक आता है, आप उस समय बच्चा होने के समय में आपको पता लग जाता है कि बच्चा होने वाला है। कभी कभी गाय खड़े अवस्था में बच्चा देती है, कभी बैठ के बच्चा देती है। तो गाय अगर खड़े अवस्था में बच्चा देगी तो बच्चा जो है वो गिर सकता है
और उसको चोट लग सकती है। इसलिए उस समय आप जब बच्चा देने का समय आए तो निश्चित रूप से वहाँ पर आप जो पशु अटेंडेंट है वहाँ निश्चित रूप से रहे और उसको सहारा दे के बच्चे को निकाले, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसके प्लासेंटा को हटाना है। गाय जो है, जो बाछी के ऊपर में या बाछा जो भी पैदा हुआ है उसके ऊपर में जो श्लेष्मा लगा रहता है उसको चाट चाट के हटाती है। तो और दूसरा ये है कि बिल्कुल ध्यान देना है कि झेर जो है वो उसको प्लासेंटा को कभी भी जानवर नहीं खाए, क्योंकि वे प्लासेंटा अगर खा लेगी तो आगे का दूध एकदम सूख जाएगा। और दूसरा ये है कि आप उसको जो आप अभी गुड़ है, हल्दी है, इन सब चीज़ों को हम लोग उसको देते हैं। पशु को अगर बयाने में कोई परेशानी आए तो नजदीकी पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। बयाने के आधे घंटे के भीतर नवजात बच्चे को खिस अवश्य पिलाएं। प्रसव के बाद ही गाय भैंस को 2 से 3 बार काढ़ा, जिसमें अलसी 200 ग्राम, अजवाइन 100 ग्राम, सौंठ 50 ग्राम को 5 लीटर पानी में अच्छी तरह पकाकर उसमें 1 किलो गुड़ मिलाकर पिलाएं। ये काढ़ा पशु के स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक होता है। यदि पशु प्रसव के 12 घंटे के अंदर जेर नहीं गिराता तो आपको नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। तो आप इन सब छोटी छोटी चीज़ों को अगर ध्यान रखते हैं तो हमारे किसान भाई जो है वो इससे पशुपालन से लाभ ले सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। औषधीय फसलों का पिछले कुछ वर्षों में किसान की आर्थिक स्थिति सुधारने में अहम योगदान रहा है, लेकिन अभी प्रदेश के किसान इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दे रहे। अगर किसान बाजार मांग और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाते हुए औषधीय फसलों की खेती करें तो कम समय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए औषधीय फसलों की खेती के बारे में विस्तार से जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर कौशल कुमार से। जैसा कि आप जानते हैं कि औषधीय पौधों का जो व्यावसायिक खेती का महत्व पूरे देश में इस समय बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हुई है। इसका कारण है कि इसकी जो गुणवत्ता है वो उसमें कोई प्रकार की दुष्प्रभाव नहीं होता और इसके जो एफिकेसी है, जो गुण है, वो काफ़ी कारगर हो रहे हैं। तो एक प्रकार से औषधीय पौधे किसानों की खेती करने के लिए एक बहुत ही बड़ा वरदान है और आप ऐसा कह सकते हैं कि आप बूटी से रोटी कमा सकते हैं। यानी औषधीय पौधों की खेती करके आप अपनी आजीविका पूरी तरह से चला सकते हैं। आयुर्वेद विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और इसमें औषधीय पौधों का उपयोग किया जाता है। कोरोना काल के समय देश दुनिया में औषधीय पौधों की मांग में बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई और औषधीय पौधों की खेती करने वाले किसानों ने अच्छा लाभ कमाया। भारत के अधिकांश किसान पारंपरिक फसलों के उत्पादन से जुड़े हुए हैं और अपने खेतों में गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना, सरसों, मूंगफली आदि की बुआई करते हैं, जबकि औषधीय फसलों में सर्पगंधा, अश्वगंधा, ब्राह्मी, कालमेघ, कौच, सतावरी, सहजन में औषधीय पौधों की खेती से किसान प्रति इकाई क्षेत्र से ज्यादा आमदनी कमा सकते हैं।
लेकिन इसमें आपको कुछ झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो परंपरागत ज्ञान है और जो कुछ विज्ञान के द्वारा अभी जो अनुसंधान हुए हैं, उन दोनों के ज्ञान को आपको मिलान करके जोड़ करके समझने की आवश्यकता है। क्योंकि औषधीय पौधों की जब भी हम खेती करते हैं तो उसकी गुणवत्ता ऐसी होनी चाहिए कि उसकी जो एफिकेसी है, जो उसका प्रभाव है, वो बिल्कुल बना हुआ रहे और जो क्वालिटी पैरामीटर है उस पर खरा उतरे। इसमें सबसे अच्छा है सीजन गिलोय का। गिलोय की कटिंग जिसमें 2-3 गांठ हो, उसे आप कटिंग करके अपने नर्सरी तैयार करके आप उसकी व्यावसायिक खेती कर सकते हैं। ये जो अभी मानसून का सीजन है, ये बिल्कुल वरदान है किसानों के लिए औषधीय पौधों के व्यावसायिक खेती करने के लिए। अगर प्रमुख औषधीय फसलों की बात करें तो इनमें है सहजन। सहजन में 90 तरह के मल्टीविटामिन्स, 45 तरह के एंटीऑक्सीडेंट गुण और 17 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, इसलिए साल भर इसकी मांग बनी रहती है। लेमन ग्रास को आम भाषा में नींबू घास कहा जाता है। भारतीय लेमन ग्रास के तेल में विटामिन ए और सिंट्रोल की अधिकता होती है। लेमन ग्रास से निकलने वाले तेल की बाजार में बहुत मांग है। सतावर को शतावरी के नाम से भी जाना जाता है। सतावर एक औषधीय फसल है। इसका प्रयोग कई प्रकार की दवाइयों को बनाने के लिए होता है। बीते कुछ वर्षों में इस पौधे की मांग बढ़ी है। अश्वगंधा, ये एक झाड़ीदार पौधा होता है। इसकी जड़ से अश्व जैसी गंध आती है, इसलिए इसे अश्वगंधा कहते हैं। ये अन्य सभी जड़ी बूटियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसी तरह से और भी कई क्षेत्रीय औषधियां हैं जिनकी खेती किसान कर सकते हैं। उसी तरह से घृत कुमारी एलोए वेरा, जिसमें अभी कॉस्मेटिक के लिए एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है एलोए वेरा के लिए, और इसमें हैंड सैनिटाइजर भी इससे बनाया जा रहा है। तो इसके प्लांटिंग मटेरियल्स को लेकर के आप पहले एक मदर नर्सरी इस्टेब्लिश कर लीजिए और फिर उसके पप से उसका प्रवर्धन कर सकते हैं। औषधीय फसलों की खेती लगभग सभी प्रकार की भूमियों में आसानी से की जा सकती है। औषधीय फसलों की खेती के लिए भूमि की तैयारी की बात है तो आमतौर पर भूमि की तैयारी किए बिना ही फसलों की बोनी कर सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए एक बार जुताई करना अच्छा रहता है। इसके अलावा इन फसलों में अधिकांश मात्रा में देशी खाद और कार्बनिक खादों का प्रयोग करना होता है। जहां बात फसलों की बुआई की दूरी की है तो विभिन्न फसलों के अनुसार इनकी बुआई और रोपाई दूरी अलग अलग होती है। जहां तक कुछ लोगों का ये प्रश्न होता है कि हम कौन से जर्मप्लाज्म कहाँ से ले, प्लांटिंग मटेरियल कहाँ से ले और कौन सा हमारे लिए उपयुक्त होगा। कुछ औषधीय पौधों के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट लखनऊ, उन्होंने भी काफ़ी इस पर अपने अनुसंधान कार्य करके दिए हुए हैं। हम लोग भी ऐसा करते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से कि हम लोग भी जर्मप्लाज्म का कलेक्शन करते हैं। प्रारंभिक तौर पर इन सब चीज़ों से अवगत हो जाएं, इसके बाद ही खेती प्रारंभ करें। और हम सजेस्ट करेंगे कि आप पहले एक छोटे से पैमाने पर एक मदर नर्सरी लगाकर इसको पहले अपने जो सॉइल के साथ में इवोल्यूएट करिए, फिर खेती को लेकर के आगे बढ़िए। और साथ ही साथ उसकी प्रोसेसिंग कैसे करेंगे हार्वेस्टिंग के बाद, इसकी भी पूरी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। भंडारण किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि जब तक गुणवत्ता युक्त औषधीय पौधों की खेती नहीं होगी तब तक उसका मार्केटिंग और उसके अच्छे दाम नहीं मिलेंगे। इसलिए इन सब चीज़ों से अवगत भी होना अति आवश्यक है। इनकी खेती में अधिक लागत भी नहीं लगानी पड़ती है, साथ ही फसलों की देखरेख और प्रबंधन पर उतना ध्यान नहीं देना पड़ता जितना कि पारंपरिक फसलों पर देना पड़ता है। औषधीय फसलों की खेती से न केवल मृदा स्वास्थ्य में सुधार होता है, बल्कि इनके उपभोग से मानव भी कई बीमारियों से अपना बचाव कर सकता है। किसान भाइयों से ये भी मैं अनुरोध करूंगा कि अगर आपको औषधीय पौधों से या सुगंधित पौधों से के विषय में कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी है तो आपका हम सहर्ष स्वागत करते हैं और आपको हम सही मार्गदर्शन करने की कोशिश करेंगे ताकि आप औषधीय पौधों की व्यावसायिक खेती करके आप अपनी आजीविका के साथ साथ राष्ट्र को एक गुणवत्ता युक्त औषधीय उत्पाद दे सकते हैं और इस
क्षेत्र में आप आगे अग्रता। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। बैगन की खेती अपने राज्य में आमतौर पर लगभग सभी क्षेत्रों में साल भर की जाती है और इसी के चलते फसल पर कई प्रकार के कीटों का प्रकोप भी होता है। खासकर इस मौसम में इन कीटों का प्रकोप बड़ी तेजी से होने लगता है, जिससे बैगन की पैदावार और क्वालिटी में काफी गिरावट आ जाती है। इसलिए समय रहते इनके रोकथाम करना बेहद जरूरी है। तो इसके लिए आप कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बार बता रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय जिला भागलपुर के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर SN राय से। किसान बंधु, आज हम बैगन की चर्चा करेंगे। बैगन में लगने वाले कीट में इपिलेक्ना बीटिल और स्टेम बोरर अटैक दोनों करता है। पहले हम लोग चर्चा करेंगे इपिलेक्ना बीटिल। इपिलेक्ना बीटिल वो कीड़ा है जो देखिएगा कि ये करेला के बाद जो है इस पर शिफ्ट कर जाता है बैगन पर। ये कछुए की तरह लाल रंग का होता है, उसमें 7 से 8 धब्बा ब्लैक होता है। उसका एडल्ट है। जब इसका लार्वा होगा तो येलोविश कलर का और स्पाइनी उसमें स्पाइन्स निकला रहता है। ये लार्वा की पहचान है। जब ही हम एडल्ट में जाएंगे तो वो कछुए की तरह गोला और लाल रंग का होता है, उसमें काला काला जो है अगले पंख पर जो है काला धब्बा रहता है। तो इसकी ये इपिलेक्ना बीटिल का ये पहचान है। इपिलेक्ना बीटिल क्या करता है, इसका लार्वा और एडल्ट दोनों ही डैमेज करता है। शुरू में ये पत्ता को खा कर अपना पेट भरते रहता है और जिससे कि उसमें क्लोरोफिल या फोटोसिंथेसिस में उसको नुकसान होता है। इसके निदान के लिए हम लोगों को चाहिए कि प्रोफेनोफॉस 2 ml 1 लीटर पानी में घोल बनाकर आप स्प्रे करेंगे तो इसे रुका जा सकता है। 15 दिन के अंतराल पर इसी दवा का दूसरा बार भी स्प्रे करेंगे तो नामो निशान से मिट जाएगा। किसान भाइयों, बैगन की फसल को सबसे अधिक नुकसान तना और फल छेदक कीट द्वारा पहुंचाया जाता है। इस कीट के व्यस्क का प्रकोप रोपाई के कुछ सप्ताह उपरांत ही हो जाता है और व्यस्क कीट पौधों पर अंडे दे देता है, जिसके बाद में उसके लार्वा निकलकर पौधे की तनों को बेधड़क नुकसान पहुंचाते हैं। मुरझाए झुके हुए तने का दिखाई देना इसके प्रमुख लक्षण हैं। इसके बाद कीट की इल्लियां फल में छेद करके उसके अंदर घुस जाती हैं और वह फलों के अंदर ही अंदर खाती रहती हैं, जिससे फल सड़ने लगता है और गुणवत्ता खराब होने लगती है। ऐसे में फलों को उचित बाजार भाव नहीं मिलने से किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। इसलिए समय रहते इसका नियंत्रण करना जरूरी होता है। स्टेम बोरर की पहचान है कि उसका लार्वा जो है लार्वा ही ज़्यादा डैमेज करता है। लार्वा करीब पिंकिश कलर का होता है, उसका मुंह जो है ब्राउनिश कलर का होगा और ये केवल बैगन के तना को ही नहीं, ये बैगन के फल को भी नुकसान करता है और उसका फूल को भी नुकसान करता है। इसीलिए जो है ये बड़ा खाता कम बर्बाद ज़्यादा करता है। तो इसीलिए जो है हम लोग फिप्रोनिल्स का जो है दानेदार मिट्टी में मिलाकर करने से इसमें हम लोग 40 दिन तक जो है
पौधा सुरक्षित रहता है। इसके बाद जो है हम जब ही हमारा पौधा 40 दिन के बाद बड़ा होता है तो उसमें देखते हैं कि मादा जो है उसके तना में सॉफ्ट तना में अंडा दे देती है। अंडा जब फूटता है तो सॉफ्ट इंटरनल टिश्यू को वो खाना स्टार्ट करता है। इंटरनल टिश्यू को खाता है तो पौधा जो है झुक जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि पौधा को जो है स्टेम बोरर जो है लग गया है। और उसके जब 5 से 10% तक अधिक नुकसान पहुंचता है तो हमको बहुत क्षति होती है। इसीलिए जो है हम लोगों को 40 दिन के बाद केमिकली दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। उसमें केमिकली दवा में 3 दवा है, एक कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 1 ml 1 लीटर पानी में, या इमामेक्टिन बेंजोएट 1 ग्राम 1 लीटर पानी में, या इंडोक्साकार्ब 1 ग्राम 2.5 लीटर पानी में जो है ये आप स्प्रे करेंगे तो आपको सुरक्षित होगा। मगर ये कोशिश करना चाहिए इमामेक्टिन बेंजोएट या कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड या इंडोक्साकार्ब 1 ml या 1 ग्राम प्रति 3 लीटर के हिसाब से आप दीजिएगा तो ज़्यादा कारगर होगा। बैगन एकीकृत कीट प्रबंधन के लिए सबसे पहले कीट रोधी किस्मों का चयन करें। खरपतवारों का नियंत्रण कर खेत को साफ सुथरा रखें। जिस खेत में बैगन की फसल पिछले वर्ष ली हो उसमें बैगन फसल न लगाएं। बैगन की 2 कतारों के बाद 1 कतार धनिया या सौंफ की लगाएं। रोपाई के 2 सप्ताह बाद फेरोमोन ट्रैप 4 से 5 प्रति एकड़ लगाना चाहिए। यदि आवश्यक लगे तो 10 से 12 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ 10-10 मीटर की दूरी पर लगाएं तथा ल्योर को 15 दिन उपरांत बदलते रहें। जब हमारा पौधा फल की स्थिति में आता है उस समय जो है हम केमिकली दवा का प्रयोग मिनिमम करना चाहिए, नहीं के बराबर करना चाहिए। उस समय जो है आप पहले केमिकल दवा का प्रयोग किए हुए हैं तो उसमें आप केवल नीम पर आधारित निम्बिसिडिन, नीम ऑयल, कोई भी दवा मिले उसका 4 ml 1 लीटर पानी में घोल बनाकर आप स्प्रे करेंगे 10 से 15 दिन के अंतराल पर तो आपको सुरक्षा मिल सकती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बघरा, जिला समस्तीपुर के कृषक रंजीत कुमार ने। ये धान की फसल में लगने वाले पत्ती धब्बा रोग के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रंजीत कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। बिहार में जो है जो कहीं कहीं सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कुछ इलाकों में बारिश बहुत कम हो रही है और कुछ इलाकों में बाढ़ वाला स्थिति है, पानी का वहाँ कमी नहीं है। तो दोनों स्थितियाँ में जो है हमारे धान में अलग अलग बीमारी आती है। तो जो सुखाड़ की स्थिति में जो है उसमें अभी पत्र लांछन या जो है पर्ण अंगमारी या अंग्रेजी में उसको हम लोग कहते हैं ब्राउन स्पॉट। तो ब्राउन स्पॉट जो है सीडलिंग स्टेज में भी आता है, जब आप बिचड़ा लगाते हैं या सोइंग करते हैं, बिचड़ा के तैयार करते हैं तो उसमें भी आता है, और ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उसमें भी आता है। धान का ये रोग देश के लगभग सभी हिस्सों में फैला हुआ है। खासकर उत्तर बिहार का ये प्रमुख रोग है। ये एक बीज जनित रोग है जो हेलमिंथो स्पोरियम और आइजी द्वारा उत्पन्न होता है। पत्ती धब्बा रोग धान की फसल को बिचड़ा से लेकर फसल पकने तक नुकसान पहुंचाता है। इस रोग के कारण पत्तियों पर गोलाकार भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, जिससे पौधों की बढ़वार कम होती है और रोग उग्रता होने पर दाने भी प्रभावित हो जाते हैं, जिससे उनकी अंकुरण क्षमता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसको आप जो है बीज उपचार किए ही होंगे, बीज उपचार से भी काफ़ी इसका हो जाता है। ये जो है प्रमुख रूप से अगर ये बीमारी आपके खेत में आया हुआ हो तो कम से कम अपने खेत को ड्राई न रखें, मतलब कि सूखा न पड़ने दें, पानी का व्यवस्था करें। और दूसरा चीज़ है कि उसमें जो है उचित मात्रा में पोटास और फॉस्फेट फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें और नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का कम मात्रा में या स्प्लिट डोज में कम मात्रा में इस्तेमाल करें। साथ ही साथ आप इसके बचाव के लिए कार्बेंडाजिम
का मात्रा 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में, या कॉम्बिनेशन में भी दवाई आता है जैसे कि फफूंदनाशक आता है, जैसे कि जिसको कि हम लोग कार्बेंडाजिम और मैनकोजिब का मिश्रण आता है, उसका आप 2 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।